So, the very first chapter of your class 12th applied maths will be matrices. बहुत ही आसान सा चैप्टर है अपने पास ये। ठीक है। अब अगर यदि इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें, ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं एक बार लिख लेते हैं, फिर उसका मैं बताता हूं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn elements having m number of rows and n number of columns। अब भाई ये तो बात हो गया अपना मैट्रिसेस का बेसिक डेफिनेशन का। अब बात ये आता है कि ये जो चैप्टर अपने पास है मैट्रिसेस, ये अपन यूज कहाँ करते हैं, ये आया किस लिए। ठीक है। बचपन में सब लोगों ने एक टाइप का इक्वेशन पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। पढ़ा हुआ ना सबका लीनियर इक्वेशन। आई होप सब लोग जानते होंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख रहा हूं, 2x+3y इक्वल टू 5, 3x+2y = 6, इस तरीके से अगर मैं कुछ लिख रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब ये बेसिकली क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं अपन, जहां पे x और y का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होता है। बात समझ में आ रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन बोल सकते हैं जहां पे x और y का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। अब अगर इसी लीनियर इक्वेशन को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहाँ पे तो दो वेरिएबल था, अपन आराम से निकाल सकते हैं। अपने पास मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उनका यूज करके अपन एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको तीन वेरिएबल का भी इक्वेशन दे दूं, एक्स वाई और जेड, तब भी आप आराम से निकालोगे, उसमें भी आपको इश्यू नहीं आएगा मैन्युअली। लेकिन थ्री से ज्यादा वेरिएबल अगर मैं आपको दे दूं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, वहां पे अपने को इश्यूज क्रिएट हो जाएगा कि भाई वेरिएबल्स कैसे निकाले। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं एक तरीके का अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिसेस। बोले ये चीज समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर ये चीज। एक्चुअल में अपन जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, उसका नाम होगा डिटर्मिनेंट, बिकॉज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है। विदाउट मैट्रिसेस यू कांट अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो एक्चुअल जो वैल्यूज होगा वो अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जानोगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस होता क्या है, उसके बारे में जानोगे। ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखो। ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 1 2। एक तरीके का अरेंजमेंट है, मैंने एक बिग ब्रैकेट में ये सारे नंबर्स को लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारा कैपिटल ए है, ठीक है, ये जो कैपिटल ए है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, मैट्रिक्स को। ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल आपका मैट्रिसेस हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिसेस को। क्लियर ये चीज। तो एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, मैट्रिसेस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ये बात क्लियर है सबका, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मैट्रिसेस के अंदर जो आप लोगों ने ये नंबर्स लिखा है, ठीक है ना, जैसे मैंने 2 3 4 1 2 1 2 2 1, ये जो नंबर लिखा है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, या आप बोल लो मेंबर, या आप बोल लो एलिमेंट्स। ठीक है। तो मैट्रिसेस के अंदर जो आप लोगों ने डेटा लिखा है, जो भी नंबर्स वगैरह जो लिखा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट्स। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है।
जब भी अपन एक मैट्रिसेस लिखते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ऑर्डर। क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसका ऑर्डर। ठीक है। अब ऑर्डर बोले तो ऑर्डर हमेशा हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, m क्रॉस n, जहां पे m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑर्डर लिखोगे पहले आएगा रो, फिर आएगा कॉलम। m क्रॉस n का मतलब पहले m जो है अपने पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। n जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ये चीज? अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कितने रो है और कितने कॉलम है? अच्छा, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं? एग्जैक्टली, हॉराइजेंटल जो होता है, देखो हॉराइजेंटल जो होता है वो हो गया रो, वर्टिकल जो हो गया कॉलम। ठीक है ना? जैसे कि ये जो हुआ, ये हमारे पास ये हो गया रो। ठीक है। और ये पोर्शन हो गया हमारे पास कॉलम। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास टोटल कितने रो है? 1 2 3 रो। इस तरीके से अपने पास कितने कॉलम है? 1 2 3। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे भैया, क्या होगा इसका ऑर्डर? 3 क्रॉस 3। हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछते रहना। भाई डाउट को अगर घर पे लेके जाएगा, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तुम लोग का ही है। समझ में आया? डाउट है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया? ठीक है। दो चार क्वेश्चन दो ऑर्डर पे, बताओगे ऑर्डर? चलो। हम्म। क्या दिखाई दे रहा है इस पे? 2 × 2, 2 × 3। क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं है, आ रहा आ रहा आ रहा। एक किसी ने बोला 2 × 2, किसी ने बोला 2 × 3, और याद रखो मैंने क्या बोला, रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। तो रो अपने पास कितने सर हैं? सर 3 × 2 होगा क्या? 2 × 3। सुनो इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है? अपने पास रो कितने हैं? 2 रो है ना। देखो, होराइजेंटल, होराइजेंटल समझ रहे हो ना? एक होराइजेंटल होता है, ऐसे लाइन अपन बनाते हैं होराइजेंटल, ऐसे लाइन बना दिया वर्टिकल। क्लियर है? होराइजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करता है रो को, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है। तो अपने पास होराइजेंटल लाइन है कितने? 2 होराइजेंटल लाइन है, R1 R2। वर्टिकल लाइन कितने हैं? क्लियर ये चीज? तो कितने रो हुए? 2। कितने कॉलम हुए? 3। ऑर्डर क्या हो गया? बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एकदम बेसिक बेसिक से लेके जा रहा हूँ, आराम आराम से समझो। बिकॉज इसका बेसिक हिला तो चैप्टर हिल जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत, जहां डाउट हो पूछ लेना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जिंदगी में जब हम भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, भाई भर भर के डाउट पूछता था। ठीक है ना? बताओ क्या होगा? 3 × 2। सिंपल। ये बात समझ में आ रहा? ऑनलाइन वालों, सही है क्या ये लोग? बताओ बताओ। वर्षा, सही है ये लोग? इन्होंने बोला 3 × 2। यस सर, सही है। सही है। हाँ सर। रो 1, रो 2, रो 3, C1 C2, 3 रो 2 कॉलम। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? सिंपल। 2 ×
हम्म, 1 क्रॉस 4। कोई दिक्कत है किसी को? कैसे 1 क्रॉस 4 हुआ, ये समझ में आ रहा है? एक ही आपके पास रो है। ये देखो, रो के हिसाब से आप देखो तो एक ही रो है आपके पास, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है आपके पास। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। क्या होगा? 4 क्रॉस 1। बोलो। बेसिक्स क्लियर है? ऑर्डर में आप दिक्कत आएगा जिंदगी में? आएगा? है? देखो मुस्कुराहट, देखो सबका। कौन सी मुस्कुराहट है समझ नहीं आ रहा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? ओडेलिया, इज इट क्लियर? है? प्रियांशी, क्लियर है? हाँ सर। ओके। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, चलो। अगर दिक्कत नहीं है तो अपन एक काम कर सकते हैं। आप ही के जो वर्कशीट है उसमें है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑर्डर बताओ। मतलब इसमें जितने क्वेश्चन, सबका ऑर्डर ही बताना बेसिकली आपको। इसका ऑर्डर बताओ। 1 क्रॉस। नेक्स्ट। 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट। 3 क्रॉस 2। नेक्स्ट। 1 क्रॉस। अब एकदम चुप हो जाओ। ठीक है, आप बताओ। नंबर 5 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। दिशा, सही है? 2 क्रॉस 3 पक्का? सोच लो। 100%? ठीक है। 6 नंबर, ऑडेलिया बताओ नंबर 6। 3 क्रॉस 3। तो मतलब ऑर्डर तो भाई आप लोग के अंदर घुस चुका है। ऑर्डर अब क्लियर है। ठीक है। अब यहीं पे आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। ठीक है। जब अपन बोलते हैं 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है। अंदर एलिमेंट्स देखो कितने हैं? 3 × 3 कितना होता है? 9। अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ये बात समझ में आ रहा है? जब भी आप ऑर्डर बताओगे, समझ में आ रहा है? जब भी आप ऑर्डर बताओगे, जैसे 3 क्रॉस 3 बोल रहे हो, 3 क्रॉस 2 बोल रहे हो, तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, उतने एलिमेंट्स आपके अंदर में। क्लियर एचएस? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो। अब जो मैं चीज लिखाने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना पहले। ठीक है, फिर समझना इस चीज को। देखो। अच्छा, ये नोट डाउन किया गया आप लोगों ने स्टार्टिंग में? इसको नोट डाउन किया था ये पोर्शन को? आपका नोट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके लिए आपका नोट्स इंपॉर्टेंट है। पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। सिर्फ इतना नोट डाउन करने से हो जाएगा। एम का मतलब नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। जब भी आप एक मैट्रिक्स को लिखते हो ना, ठीक है, जब भी आप एक मैट्रिक्स को लिखते हो, उनका जो एलिमेंट्स होता है उसका फॉर्म होता है AIJ। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक जो है कैपिटल ए जो है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक मैट्रिक्स को। ठीक है ना? स्मॉल ए जो होता है ना, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को। कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को, स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट। ठीक है। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे आई और जे लिखा है, ठीक है, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। आई का मतलब हो गया रो, जे का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है। मतलब पहले जब आप एलिमेंट्स लिखोगे, पहले आएगा रो, फिर आएगा कॉलम। A11, A23,
ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जब यहाँ पे मैंने ये A11 लिखा ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, हम कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कहाँ पे, फर्स्ट रो। रो तो हमारा ये हो गया फर्स्ट रो, कॉलम हमारा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये बात समझ में आ रहा है, कोई इशू इसके अंदर। जहां पे आई और जे है ना, बस उसी जगह पे अपने को ये वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, जहां पे आई और जे है उसी जगह पे अपने को ये वैल्यूज पुट करना है। अब देखो इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 2x3, जहां पे ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2i-3j। ठीक है, देखना 2x3 कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2i-3j। सही लिखा मैंने, ठीक है। अब मैट्रिक्स बोलता है कि कंस्ट्रक्ट करो, तो उसके लिए अपने को एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि 2x3 है, तो मतलब कितने रो हुए, दो, कॉलम कितने हुए, तीन। ठीक है, तो दो रो के हिसाब से क्या क्या मैं लिखूंगा, A11, A12, A13, बोलो सही है, A21, A22, A23। सही है, आया ना, एकदम सही दिख रहा है क्या, दो रो तीन कॉलम, क्लियर है। अब बेसिकली अपने को करना क्या है, ये जो A11, A12, A13, A21, A22, A23 है, इन सब जगह पे अपने को एलिमेंट्स फिल करना है। अब फिल कैसे करोगे आप, आपको बेसिक दिया हुआ है कि भैया ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, 2i-3j। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, 2i-3j। ठीक है, अब सोचो कि आपको A11 निकालना है। ठीक है, तो आई भी वन और जे भी वन, तो 2 × 1 - 3 × 1 क्या हो गया, -1। फिर सोचो आपको A12 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई की जगह आप क्या पुट करोगे, 1, जे की जगह आप क्या पुट करोगे, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में A13 क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3 × 3 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, A21 क्या हो जाएगा, 2 × 2 -3 × 1 कितना हो जाएगा, A22 कितना हो जाएगा, 3 × क्या हो जाएगा, 4 - 6 -2। फिर उसके बाद 2 × 2 -3 × 3 कितना हो जाएगा, -5। अब आराम से आप मैट्रिक्स में पुट कर सकते हो, क्या आएगा आपके पास, बेसिकली -1, -4, -7, 1, -2। तो ये बन गया, बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को। इस तरीके से अपन कंस्ट्रक्ट करते किसी भी तरीके का मैट्रिक्स को। ए आई जे, जहां पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है, किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत है तो बता दो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है किसी को भी, सही है, एकदम क्लियर है। ऑनलाइन वालों, त्रिनयनी, वर्षा, प्रियांशी, कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, अपन और अपने पास बहुत क्वेश्चन है, टेंशन नहीं है, बहुत तरीका है समझने का। क्लियर सबका, चलो। सर। अब अगर इस पे दूसरा क्वेश्चन पे आता है, जिसमें भी अपने को क्या दिया है, 2x3 मैट्रिक्स डिजाइन करना है। ठीक है, ए आई जे क्या दिया हुआ, I ×
जे। ठीक है, ए आई जे आपको क्या दिया हुआ है, आई इंटू जे। ठीक है, अब ये कौन करेगा, करो। जिसका नहीं हुआ वो एक बार देख लो। अब पहले एकदम ध्यान से समझना है इस चीज को। आपको कंस्ट्रक्ट करने क्या बोला है, 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, जब आपको बोल देता है ना कि 2x3 का मैट्रिक्स, तो दिमाग में क्लियर है कि 2 रो 3 कॉलम, मतलब टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स होने वाला है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि वो 6 एलिमेंट्स होगा क्या क्या। A11, A12 और A13, ये समझ में आता ही नहीं था, ये जो मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रही, ये मैंने कैसे लिखा। 2 रो है, 1 2, कॉलम कितने, 3, 1 2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बस कुछ नहीं करना आपको, A11 है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, मतलब 1 इंटू, आप लोग कहीं पॉइंट तो नहीं कर रहे थे ना, ए पॉइंट जे मतलब ए आई इंटू जे है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ, कोई पॉइंट तो नहीं लिखा है ना। हाँ, तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट 2 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 4। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, अभी समझ में आया, कोई इशू, रियान क्लियर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 4 6। ठीक है, चलो। ऑनलाइन में जो है, सबका आ गया आंसर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब एक और चीज मैं बताता हूँ, जब भी आप एक मैट्रिक्स लिखते हो ना, ठीक है, जब भी आप एक मैट्रिक्स पूरी तरीके से लिख लेते हो, उसमें नीचे लास्ट में ऑर्डर जरूर लिखना उसका। जैसे कि ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x, तो नीचे ऑर्डर जरूर लिखना। ठीक है, ये मत भूलना कभी भी, बिकॉज नहीं तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हो गए ना, 4 to 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस होता है, तो उसमें आप पूरी तरीके से एकदम अच्छे से सॉल्व कर लो, लास्ट में अगर ऑर्डर नहीं लिखते, तो डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स, समझ रहे हो, कि उस समय वो कौन से मूड में है, तो वो मार्क्स काट लेगा। बाई चांस वो घर पे झगड़ा उगड़ा करके आया तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इससे। क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें 3x3 मैट्रिक्स डिजाइन करना है। ठीक है, करो, ट्राई करो, पीछे मैं हूँ, टेंशन नहीं है, नहीं तुमको नहीं बोल रहा, बाकी सबको बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप लोगों ने किया, मैं उसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक कर लो एक बार, सबका सही है क्या, अगर नहीं आया किसी का तो मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ फिर। 3/5, 1 7/5, ठीक है, 4/5, 6/5, 8/5, ठीक है, 1 7/5, 9/5, मैच कर लो एक बार, सही है क्या, सबका ये आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्या एक भी नहीं मिला, और सब मिला, जब मिला तुरंत तो ठीक है, सबका है आंसर। ऑनलाइन वालों भाई, एक बात समझ लो, यहाँ पे अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 18 का अगर आ भी गया, 2 का नहीं है तो 2 बता देना, वो 18 के चक्कर में जाना मत, खुद डूब जाओगे। बात समझ में है, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 18 स्टूडेंट्स का अगर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बाकी 2 बच्चे का अगर नहीं हुआ है, तो 2 बच्चे भाई मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका ये आंसर आया तो मैच हो रहा है, नहीं आया, आइए तो चलो बढ़िया।
3 क्रॉस 3 एग्जैक्टली। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि जब आपका मैट्रिक्स से खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो लास्ट में ऑर्डर जरूर लिखना। ठीक है। प्रियांशी, वर्षा, त्रिनयनी, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलो No, sir. एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। चलो, लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। जैसे कि समझ लो ये हमारे पास एक सिचुएशन है, 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? One. 1 क्रॉस। ठीक है। रो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आपके पास रो जो है वो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन कॉलम कितना भी हो सकता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी का उल्टा क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड n नंबर ऑफ रोज। ठीक है। क्या होगा इसका ऑर्डर? 4 क्रॉस 1। तो बेसिकली रो और कॉलम में आपने क्या समझा कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना चाहिए, कॉलम चाहो कितना भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? एक ही कॉलम होना चाहिए, रो चाहे कितना भी हो सकता है। ये दो चीज क्लियर है। नेक्स्ट, लिख लिया ना यहां तक? जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स whose all the elements are zero called जीरो मैट्रिक्स। कैसा भी मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया ना सब लोग? कुछ नोट डाउन करना हो, कुछ छूट जाए तो बता देना। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स
having equal number of rows and column, मतलब जितने रो होने चाहिए उतने ही आपके पास कॉलम चाहिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अब किसका अभी कुछ आवाज आया था मेरे पास, क्या बोला तुम? जो जीरो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हमने वो जो सेव्ड फॉर्मेट है ना, मतलब जो जीरो जीरो। देखो एक बात समझना, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में मैंने लाइन क्या लिखा? ए मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मैंने एग्जांपल ले लिया ये, अब चाहता तो मैं एग्जांपल इसका भी ले सकता था। सॉरी, जीरो जीरो जीरो, ये भी क्या है? ये भी क्या है? हाँ, ये भी क्या है आपका? जीरो मैट्रिक्स ही है। जीरो मैट्रिक्स जब सिंपल सिंपल बोलते हैं कि भैया हमारे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है? जितने हमारे पास रो है उतने हमारे पास क्या चाहिए? कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, उसी को अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है ये सोचो। 1x1 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4, 5x5, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? एक तरीके के स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज यहीं पे बता ही देता हूँ, हालांकि ऐसे तो 4x4, 5x5 ये सब भी बनता है, बट वो सब एकदम हाई स्टडीज पे चला जाता है। आप लोग को जो पढ़ना है वो 3x3 तक ही पढ़ना है। ठीक है, 1x1, 2x2 और 3x3 तक ही पढ़ना है, उसके आगे आप लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये आपके लिए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? दो रो है, तीन कॉलम है। ठीक है, तो अब यहीं पे एक और चीज लिख लो इसी के साथ साथ, इसके लिए पर्टिकुलर वैसे कोई टॉपिक वो नहीं है, यहाँ पे लिख लो a matrix which is not square is called rectangular matrix। ठीक है, matrix which is not square अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? स्क्वायर मैट्रिक्स तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। any square matrix whose non-diagonal elements are zero called diagonal मैट्रिक्स। पहले लिख लो फिर बताता हूँ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are zero is called diagonal मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है? पहला चीज, पहला कीवर्ड आपके लिए क्या बोला है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होना चाहिए डायगोनल के लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब रेक्टेंगल का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज तो दिमाग में रखना कि पहला चीज स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है ये? उस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो।
नॉन डायगोनल जानने से पहले डायगोनल को जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में एक्चुअल में डायगोनल होता क्या है। नॉर्मली अगर यदि मैं ऐसे कोई फिगर बनाता हूँ, तुम्हारे हिसाब से डायगोनल क्या है? इसको मैं डायगोनल बोल सकता हूँ, इसको मैं डायगोनल बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना? विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हम लोग इसको तो डायगोनल बोल ही सकते हैं, ठीक है। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं इस प्रकार कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को जो ज्वाइन कर रहा होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल, सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल एलिमेंट्स। बेसिकली ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब गलती से कभी भी ये जो पोर्शन है ना, इसको डायगोनल मत समझ लेना, समझ में आया? इसको कभी डायगोनल मत समझ लेना, बिकॉज डायगोनल के लिए कंडीशन क्या बोलता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? ए आई आई। ए आई आई बोले तो A11, A22, A33, चेक कर लो, 11 22 33। क्लियर ये चीज? सिंपल तरीके से सोचो, या तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जो ज्वाइन कर रहा होता है लाइन, वही हमारे लिए क्या हो गया? डायगोनल। वो हो गया डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब बात हम लोग किसके बारे में कर रहे थे? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? फिर से लाइन पढ़ो। Any square matrix whose non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix. Basically सिचुएशन क्या होने वाला है? 1 2 3, बाकी सारे क्या होंगे? आया बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? नॉन डायगोनल का मतलब क्या हो गया? डायगोनल को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? नॉन डायगोनल, ठीक है। वो सारे के सारे होने चाहिए जीरो, तब बन जाएगा क्या आपके लिए? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये चीज क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो क्लियर है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? प्रियांशी, कोई इशू? नहीं सर। वर्षा? नहीं सर। ओके, त्रियनी? नो सर। ओके, बोलो। 1 2 3 जो है वो डायगोनल एलिमेंट है ना? एग्जैक्टली, दे आर डायगोनल एलिमेंट्स, इनफैक्ट दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। वो आगे मैं लिखाने वाला था, ठीक है। इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये पूरा जो मैट्रिक्स बना, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन सिंपल सिंपल है, याद रखना। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल्स जीरो होने चाहिए, खत्म। नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix whose all the diagonal elements are same। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, लाइन को अच्छे से समझना। और डायगोनल मैट्रिक्स, पहला ही चीज ये बोल दिया क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें भी क्या बोला? हुज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। बेसिकली ऐसा सिचुएशन कुछ होगा, बोल सकते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स, हाँ या ना? बिकॉज इसके लिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये क्या बोलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके अंदर
जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम। तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब सिंपल सा सवाल आपको पूछता है, क्या स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता है? ऑब्वियसली उसको हम बोल सकता है। क्लियर ये चीज? अब यहीं पे एक और चीज आता है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है, कोई भी सम में। इसको जब रिप्रेजेंट करते हो ना, इसके लिए खुद का एक लेटर इसको दिया गया है, ठीक है, जो है कैपिटल आई। ये इसके लिए कैपिटल आई कहीं पे दिख जाए तो क्लियरली अपने दिमाग में सोच लेना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal elements are 1। क्या होना चाहिए, 1। 1 को हम लोग यूनिटी बोलते हैं। 1 1 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? कैपिटल आई रिप्रेजेंट किसको करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना जरूरी है, आपके जितने डायगोनल एलिमेंट्स है उनका 1 होना जरूरी है, उसके साथ साथ क्या बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता है? हाँ, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता है? ठीक है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बोल सकता है? नहीं, सब कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो एक बार, किसी को भी। वन बाय वन यूज कर सकते हैं ना इसमें। इसलिए तो बोला ना कि आइडेंटिटी जो है इसको आप क्या क्या बोल सकते हो, इसको आप स्केलर भी बोल सकते हो, इसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको आप डायगोनल भी बोल सकते हो। क्लियर ये चीज? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये अपन पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और चीज है ट्राइंगुलर, वो जब सम आएगा उसके साथ करवाऊंगा। ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट चीज है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पॉइंट में मत लिखना। ठीक है, टाइप्स खत्म। हाँ टाइप्स हो गया, खाली एक ट्राइंगुलर है लेकिन वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, हम्म, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या बोलना चाहता है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर होगा सेम। क्या बोला मैंने, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। ठीक है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स मीन्स ए इक्वल टू बी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर आर ऑर्डर सेम मतलब टू टू। देखो अब दिखाता है, जैसे कि सोचो कि मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, इस तरीके से एक्स वाई जेड।
ये सोचो ए है और ये सोचो बी है। लेफ्ट में जो मैंने लिखा और राइट पे जो मैंने लिखा है, दोनों का ऑर्डर देखो क्या है। क्या है? 2x3, 2x3। कोई भी दो मैट्रिक्स वो इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। ठीक है, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है दैट मीन्स दे आर कंपेरेबल। मतलब उनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। कैसे सेम है? देखो यहाँ पे अगर मैं, मेरे को बोल देता है कि कोई एक्स का वैल्यू फाइंड करो, तो हम डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1। कोई बोल देगा कि वाई का वैल्यू फाइंड करो, मैं बोलूंगा वाई का वैल्यू क्या है? 2। जेड का वैल्यू फाइंड करो, जेड का वैल्यू क्या है? 3। अब इस तरीके से देखिए तो देखो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3। अगर मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दूं, ये जिंदगी में कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि इक्वालिटी होने के लिए क्या होना जरूरी है? वो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। वो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। उनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को अगर नहीं आ रहा तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और वो इक्वल में है, वो कैसे चेक करेंगे? उनका एलिमेंट्स भी क्या होना पड़ेगा? सेम। अब उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं, देखो आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस मैट्रिक्स इज मे बी इक्वल? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मे बी इक्वल। चलो ऑर्डर सेम है तो कंपेयर तो हम कर सकते हैं, ठीक है, बट इक्वालिटी के लिए मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। देखो मैट्रिक्स क्या था मेरे पास नंबर 3 पे? 3x+7, 5y+1, 2 - 3x इक्वल टू 0, y-2, 8, 4। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको खुद पता चलेगा। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 3x+7 इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है क्या इसको? प्रोसेस बोले तो ऐसे कैसे explain? तो ऐसे ही है क्या? कुछ हाँ, कंपैरिजन करना है तुमको। जैसे कि पहला तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का पहला जो हमारे पास एलिमेंट है उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास x का वैल्यू कितना आ रहा है इस केस में? -7/3। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? 5 इक्वल टू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तीसरा केस में y+1 इक्वल टू, y का वैल्यू कितना हो गया? मतलब y का वैल्यू तो चलो सेम है और आना भी चाहिए था। ठीक है, x के लिए देखो 2 - 3x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है? -2 अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर घुमाओ, एक तरफ आपका x का वैल्यू -7/3 है, दूसरी तरफ x का वैल्यू क्या आ रहा है? -2/3। सिंस देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्लियर ये चीज? आया बात समझ में? अगर इक्वल होता है, इक्वल होने के लिए कंडीशन एक तो चाहिए ही चाहिए कि वो क्या है? ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या बोलता है? उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने पड़ेंगे। क्लियर ये चीज? बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? ये सब लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में किसको इश्यू है क्या? किसी को भी? भाई देखो, छोटा छोटा चीज में अगर प्रॉब्लम हुआ और नहीं बताएगा कि भाई शर्म कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, तब तो लोग के बारे में सोचना पड़ जाएगा। आया बात समझ में? ये चीज दिमाग में रखना। छोटा सा चीज अगर जब आपका छोटा सा प्रॉब्लम हुआ ना, वो बड़ा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट कर देगा। फिर बाद में ऐसा हो गया, भैया मैथ से डर लगता है, भैया मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसे हो जाएगा, भैया मैथ्स में क्या होगा,